गुड इवनिंग मेरे प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम दुरुस्त होंगे। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अभी तक हम लोगों ने बात किसके बारे में बात कर लिया था? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। आज हम बात करेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में, यानी गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में। तो बेटा, बात करने से पहले आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप सब जितने भी लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और बेटा, अपने दोस्तों को बुलाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सब हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए, आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। हमारा जो बेटा कॉन्सेप्ट पहला होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, इसकी बात हमें करनी है, यानी गैसों की द्रव में विलेयता की बात करनी है। गैसों की द्रव में विलेयता। अब बेटा, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन समझने होंगे और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। बेटा ध्यान देना कि जब हम किसी गैस को किस में मिलाते हैं बेटा, किसी भी लिक्विड में, तो किसी भी गैस को लिक्विड में मिलाते समय, यानी गैस को जब आप द्रव में मिलाते हो, तो द्रव में मिलाते समय आपको एक बात ध्यान देना है कि इन दोनों में कंडीशन में आपको दो का इफेक्ट आपको जरूर ध्यान देना है। एक आपको किसका, ताप का, टेम्परेचर का, और दूसरा आपको किसका ध्यान देना है, दाब का, यानी प्रेशर का। अब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रोल है, इसको भी आपको समझना है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी यहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जो गैस होते हैं, गैस के पास गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बेटा, इनके मॉलिक्यूल और दूर हो जाते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास या ऐसे हम कहते हैं, जैसे ये हमारे पाम है, मैंने इसे ऐसे रखा है। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं और धीरे धीरे ये दूर हो जाए, तो ये नेचर किसके पास होता है, गैसों के पास। तो ध्यान देना कि गैसों में क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करती है, कम होती है, यानी जो विलेयता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन जब हम यही दाब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करती है बेटा, बढ़ेगी। ओ सॉरी, यहां पे मैंने साइन उल्टा कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ध्यान दीजिएगा। क्या करेगी, ये बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज करती है। अब अगर ऐसी बात है तो इस चीज को समझें कैसे। भाई प्रेशर लगाना है ना, तो प्रेशर जब भी लगाया जाता है बेटा क्लोज वेसल में, किसमें, क्लोज्ड वेसल्स में, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, बंद पात्र। जो बंद पात्र होते हैं, क्लोज्ड वेसल होते हैं, इनमें जब भी हम प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो ये जो दाब है ना बेटा, ये हमको एक्सटर्नली एक्सर्ट कराना है, यानी PEX की बात करनी है, प्रेशर एक्सटर्नल। किसकी बात करनी होती है बेटा, प्रेशर एक्सटर्नल। अब ये जो प्रेशर एक्सटर्नल है, ये अप्लाइड होता है किसकी वजह से बेटा, वाल्व और पिस्टन। किसकी वजह से होता है बेटा, वाल्व की वजह से होता है या पिस्टन की वजह से होता है। अब भाई जब आप ऐसी बात कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, एक डायग्रामेटिक पोजीशन समझ लीजिए। हाँ, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं। अब मैंने एक लिक्विड ऐसे फिलअप कर लिया, ठीक है। अभी ये ओपन है। अब इसमें मैंने एक गैस को यहां से इंसर्ट कराया, तो गैस यहां पे इंसर्ट मैंने कराया। अब इंसर्ट जैसे ही मैंने कराया गैस इधर से, तो बेटा ये क्या करेगा कि ये जनरली इधर से भागना चाहता है। तब क्या करते हैं कि एक दूसरा हम बनाते हैं,
अब मैंने क्या किया, गैस को तो मैं यहां से इंसर्ट करा रहा हूं, ठीक है। यहां से इंसर्ट कराते समय मैंने क्या किया, एक पिस्टन बना दिया। क्या बना दिया, यहां पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया। अब जैसे ही पिस्टन लग गया तो बेटा ये क्या करेगा, ये जो गैस है इसको इसी के अंदर क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। गैस के मॉलिक्यूल को इसी के अंदर कर देगा। अब गैस के मॉलिक्यूल जैसे इसके अंदर हो गए तो आप जनरली ये देखोगे बेटा, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऊपर की साइड जो अपर पोजीशन है इस पे गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे और नीचे की साइड जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो ये जब आपको ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो यहां से यहां तक आने में आपने देखा कि किसका रोल आ गया, पिस्टन का। यानी ये जो पिस्टन है ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे प्रेशर लगा रहा है और ये जो बाहर से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पी एक्सटर्नल। ये बात क्लियर हो गई। अब पी एक्सटर्नल जितना आप बढ़ाओगे इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होने लगेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए यहां पे। कौन आए, हेनरी। सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी लॉ के बारे में। अब बेटा हेनरी लॉ के बारे में जब आप बात करोगे ना, हेनरी का नियम इसे कहते हैं, हेनरी का नियम। अब बेटा हेनरी का जो नियम था वो क्या था कि जो गैस है ना, यानी अ गैस, या ऐसे इसे करते हैं, रुक जाइए, चलिए पहले समझा देते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं कि जो हेनरी का नियम था बेटा वो ये बताता था कि जो किस गैस है इसका जो प्रेशर है ना, एग्जर्टेड प्रेशर, वो जो गैस के मोल फ्रैक्शन है इस पर या इसके डायरेक्टली डिपेंडेंसी को शो करता है। यानी अगर आप किसी भी गैस की बात कर रहे हो, किसी भी गैस के कंडीशन की बात करते हो तो उस कंडीशन में आपको यह देखने को मिलता है कि जो गैस है वो जो भी लिक्विड है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, द प्रेशर exerted, थोड़ा सा exerted on solution is directly depends on mole fraction। अब कहा यह गया कि जो प्रेशर है ना, दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। यह बात किसने बताई, हेनरी ने। अब जब इन्होंने ये बात बताई तब इन्होंने कहा कि नहीं भाई अब इसे कैसे हम समझाएं, तो क्या कहा इन्होंने कि दाब यानी प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, किसके, मोल अंश के। किसके है, मोल अंश, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन। किसके है, मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्रेशर है बेटा, प्रेशर को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, पी से। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन यानी एक्स। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। अब बेटा हेनरी ने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाया और एक कांस्टेंट जोड़ा के। अब हेनरी के नाम के कारण इसमें क्या लगा दिया जाता है, एच, और ये क्या बन जाता है, पी इक्वल टू के एच एक्स। ये बात किसने बताई, हेनरी ने। किसने बताई बेटा, हेनरी ने। अब इस कंडीशन को और दूसरे फॉर्म में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं बेटा कि जो भी प्रेशर है, किसी भी जो सॉल्यूशन है, इसमें जो गैस का मोल अंश है बेटा, मोल फ्रैक्शन है, उस जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। यानी कि अब सिंपल फॉर्म में कह लें कि पार्शियल प्रेशर
अब हमने टोटल प्रेशर की बात जो बोली, इसे भी आप यहां पे ऐसे समझ सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर हो सकता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। लेकिन ये पार्शियल प्रेशर बेटा किसके लिए होना चाहिए, सॉल्यूशन के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप एक एक कंपोनेंट की बात करो, एक एक कंपोनेंट की बात नहीं करनी है, आपको टोटल कंपोनेंट की बात करनी है, टोटल सॉल्यूशन की बात करनी है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जब ये बात हो जाती है तो बेटा हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस आपको समझने होते हैं। क्या समझने होते हैं बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ बेटा थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ या हेनरी लॉ, अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं बेटा, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी जो हेनरी का नियम है इसका क्या यूज कर लोगे आप, क्या एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, इसके बारे में आपको बात करनी होती है बेटा। और सबसे पहला जो है बेटा कि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराना होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ, ऐसे इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्या समझना है बेटा, इंक्रीज इन solubility of carbon dioxide, solubility of carbon dioxide in soda water, cold drinks, etc. पहला एप्लीकेशन इसका कहां पे यूज किया जाता है बेटा कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने में, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स में बढ़ाने के लिए। यानी जो सोडा वाटर आप पीते हो बेटा, उसके लिए उसमें क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो सोडा वाटर वाले होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि वो गैस का एक सिलेंडर लिए रहते हैं और जब आपको देते हैं तो वो गैस सिलेंडर नोजल ओपन करते हैं, उसके बाद वो गैस पास होती है और उससे होता है। अब दूसरा एक कंडीशन और ये है कि इनको हाई सील करने में, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, हाई सील्ड, यानी इनको सील पैक बनाने में आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल के ढक्कन को आप ओपन करते हो ना, तो बहुत तेजी से गैस निकलते हुए समझ में आती है। तो वो गैस निकलते हुए क्यों समझ में आया, क्योंकि उसको प्रेशर से पैक किया गया, और प्रेशर से पैक करने के लिए ही क्या किया गया कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया, सॉल्युबल बनाए रखा गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए कि भाई वो हाई सील्ड हो गए। उनमें से बेटा क्या हुआ कि जनरली जो यूजेस थे वो डिकम्पोजिंग यूजेस नहीं हो पाए। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा जो सेकंड आपको यहां समझना है, स्कूबा डाइवर्स। सेकंड आपको यहां पे क्या समझना है, फॉर स्कूबा डाइवर्स, अब बेटा स्कूबा डाइवर्स में क्या, किस लिए, नॉन टॉक्सिक गैसियस मिक्सचर। अब बेटा जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जिन्हें आप गोताखोर बोलते हो, गोताखोरों के लिए आपको ध्यान देना है। जो गोताखोर होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, ये बहुत नीचे पानी के अंदर उतरते हैं। तो बेटा वो पानी के अंदर ये क्या लेके जाते हैं, एक सिलेंडर लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो जनरली एक सिलेंडर लेते हैं और अपने फेस पर मास्क की तरह उसे यूज करते हैं, फेस मास्क से ऐसे लगाते हैं ना। तो ये जो गैस होते हैं उनमें क्या क्या मिला देते हैं बेटा, हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, हीलियम लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। अब बेटा ये हमारी बॉडी में क्या ना हो पाए, हमारी बॉडी में ये पॉइजन ना क्रिएट कर पाए, नॉन टॉक्सिक बना रहे,
यानी हमें नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे कंडीशन के लिए ये क्या करते हैं कि हम लोग किसका यूज करने लगते हैं, हेनरी लॉ का। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ही आप इनका यूज करेंगे ना, तो बेटा ये क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन में इन्हें कंपोज कर देगा, और जैसे ही कंपोज कर देगा तो ये हमारी बॉडी में क्या करेगा कि ये लेवल को मेंटेन कराए रखेगा, इन्हीं लेवल को बनाए रखेगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पॉइजन कॉज नहीं होगा। अदरवाइज हमारे बॉडी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा कि धीरे धीरे ऑक्सीजन डिमांड लेवल जो होता है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट कंडीशन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट होने लगेगा, या जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, हेमरेज कॉज हो सकता है। तो इसीलिए बेटा स्कूबा डाइवर्स में होता है। थर्ड वन जो हमारा होता है एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर। यह जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर। अब बेटा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर अगर आप इस रूल का, इसीलिए बेटा आपने देखा होगा कि जो ऊपर भी जाते हैं वो भी एक गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि उससे आपके बॉडी में क्या बना रहता है बेटा, उससे आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होता है, हमारी बॉडी में एक कंडीशन कॉज हो जाता है, एनॉक्सिया। क्या कॉज हो जाता है बेटा, एनॉक्सिया। अब एनॉक्सिया में क्या होता है बेटा, ध्यान देना, एनॉक्सिया में कंडीशन में एक कंडीशन होता है कि लो थिंकिंग एबिलिटी। क्या जाता है, लो थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता खत्म होना। आप सोचने की जो क्षमता होती है ना बेटा, वो क्या होता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो वहां पे अब आप चढ़ रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो, अचानक से आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो आप तो वहीं पे अब रस्सी पकड़ना है, आपको रस्सी पे छोड़ दिए, तो आप सीधे नीचे आने की आके कहीं और भी चल जाएंगे। तो इसलिए यहां पे एनॉक्सिया में दूसरी कंडीशन एक और कॉज हो जाती है बेटा, और क्या कॉज होती है, मेमोरी लॉस। क्या हो जाती है बेटा, मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी जो याददाश्त होती है वो खत्म हो जाती है। तीसरा क्या आता है कि अगर आप वहां पे हाई एल्टीट्यूड पे आप सो गए, क्या हुआ, आप हाई एल्टीट्यूड पर क्या कर गए, स्लिप कर गए, सो गए। अब जैसे आप स्लीपिंग कंडीशन में गए, आपको क्या आएगा, ड्रीम्स आएंगे, और ऐसे ड्रीम्स नहीं आएंगे बेटा, वो बहुत भयानक वाले ड्रीम्स आएंगे। आप सो रहे हो, अचानक से जाग जाओगे, आपको लगेगा कि कोई मुझे मार रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये बेटा ये किसके एप्लीकेशंस में आते हैं, हेनरी के एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको समझने होते हैं बेटा हेनरी में। तो ये तीनों कंडीशन उम्मीद करते हैं आप सबको अभी तक समझ में आया होगा। अब बेटा जैसे ही आप ये कंडीशन समझ लेंगे, इसके बाद बेटा आपको क्या समझना होगा, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या समझना होगा बेटा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी हेनरी लॉ के कुछ लिमिटेशन है। हेनरी के नियम के लिमिटेशन को लिमिटेशन लिखते हैं बेटा, वो ज्यादा आसान रहेगा। यानी कुछ प्रतिबंधित कंडीशन है भाई, कि हेनरी के नियम में कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि जो ये बताते हैं कि हेनरी का नियम कहां पे ही लागू हो सकता है। एक कंडीशन है बेटा कि ये जो प्रेशर होता है ये बहुत ना तो हाई हो और ना टेम्परेचर बहुत लो हो। यानी हेनरी का नियम कहां लागू होगा, इट इज अप्लीकेबल when pressure is not too much, यानी जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा क्या ना हो, हाई हो, is not too much high, and temperature is not too much low। यानी अब हेनरी का एक नियम कहां एप्लीकेबल होता है कि
यह ऐसी अवस्था में लागू होता है जब दाब बहुत कम एवं उल्टा लिख गए, यहां दाब बहुत कम ना होके दाब बहुत ज्यादा एवं ताप बहुत कम न हो। यानी बेटा कहा यह जा रहा है कि भाई जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना हो और जो प्रेशर है बेटा वो बहुत ज्यादा हाई ना हो और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो ना हो, ऐसी सिचुएशन होने पर ही हेनरी का जो रूल है बेटा वो क्या होगा बेटा, लागू होगा। ये बात क्लियर। अब दूसरी बात जब हम करते हैं फॉर गैस के लिए, तो ध्यान ये देना है कि इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये कब लागू होगा बेटा कि जब ये गैस, यानी जब गैस रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। यानी अब कहने का मतलब क्या है कि जब रासायनिक अपक्रिया में कोई गैस पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उस समय किसका रूल लागू होगा, हेनरी का। ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन है बेटा, गैसेस does not go in association and dissociation reaction। ठीक है कि जब गैस संयोजन अथवा वियोजन अपक्रिया में भाग ना ले, वियोजन अपक्रिया में भाग न ले। अब कहने का मतलब क्या है बेटा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब क्या लागू होता है, हेनरी का नियम लागू होता है, हेनरी का कॉन्सेप्ट लागू होता है। ठीक है। तो ये कंडीशन बेटा किसके लिए थे, हेनरी के लिए। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है बेटा कि जब आप इन सारे कंडीशन को समझ लेते हैं तो आपको एक कंडीशन समझ में आता है कि भाई जो हेनरी का रूल था ये किसके लिए बेसिकली लागू हुआ कि गैस जब किस में डिसॉल्व हो रहे थे, लिक्विड में। ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा जो नेक्स्ट हमारा कंडीशन आएगा, लिक्विड इन लिक्विड, क्या आएगा बेटा, थर्ड वन हमारा लिक्विड इन लिक्विड, यानी द्रव की द्रव में विलेयता। सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्या, द्रवों की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता। अब बेटा जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो यहां पे भी आपको एक कंडीशन समझना है कि भाई जैसे ही आप द्रव की द्रव में विलेयता की बात करते हैं तो यहां पे आपको एक कंडीशन समझना होता है, यहां पे आपको समझना होता है वेपर प्रेशर की बात। किसकी बात कर समझनी होती है बेटा, वेपर प्रेशर। यानी सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, जिसे आप क्या कहते हो बेटा, वाष्प दाब। क्या होता है बेटा, वाष्प दाब। तो वेपर प्रेशर आप किसे कहते हो बेटा, दैट प्रेशर ऑन विच एनी लिक्विड gets changes into vapor or gaseous phase। अब कहा यह गया कि बेटा ऐसा दाब
जिस पर कोई भी द्रव क्या करता है, कोई भी द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है वाष्पदाब कहलाता है। यानी अगर कोई भी गैस क्या हो कि किसमें चेंज होने कोई भी लिक्विड किसमें बदलने लगे, गैस में, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्पदाब कहते हैं। अब बेटा ये क्या होना चाहिए भाई, जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर और जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए, या कह सकते हो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो फॉर solubility of liquid in liquid vapor pressure is vapor pressure equilibrium with exerted pressure। अब कहा क्या जा रहा है बेटा कि जब ऐसी कंडीशन हो तो वाष्पदाब वाह्यदाब के साथ साम्यावस्था में होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए भाई, साम्यावस्था में होना चाहिए। यानी अगर वाष्पदाब किसके साथ साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, एक्सर्टेड प्रेशर के साथ, तो यही बात किसमें से समझ आता है बेटा, लिक्विड के कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या होगा कि भाई जब हम आप बात करेंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ द लिक्विड की पहले बात करेंगे। यानी सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट। पहले तो ये बात कर लें, या नेचर ऑफ लिक्विड कर लें, अभी ये बात करते हैं। तो यहां पे ध्यान देना है बेटा, लिक्विड का जो नेचर होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। क्या होना चाहिए बेटा, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल किसे कहते हैं बेटा, अब वोलाटाइल नहीं, मैं नेचर ऑफ लिक्विड है ना, तो वोलाटाइल होना चाहिए। वोलाटाइल क्या होंगे बेटा, जो वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वाष्पशील, जिन्हें आप आसानी से किस में बदल सकते हो, वाष्प में बदल सकते हो, गैसियस स्टेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही ये आप कॉन्सेप्ट बात कर लेते हो बेटा, तब यहाँ पे अब मेन कॉन्सेप्ट आपका आता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो चलिए अब बेटा उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो राउल्ट्स लॉ है वो नेक्स्ट डे हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे जब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ के कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, राउल्ट्स लॉ के डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि राउल्ट्स लॉ के जो एप्लीकेशंस है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनके बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आप सबको आज का जो कॉन्सेप्ट था, आज की जो क्लास थी, सबको समझ में आई होगी, आप सबने अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आप सब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप सब हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा बेटा कि आप सब जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे YouTube चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।